Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, Golmuri, Department of History, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए कोर कोर्स 12 का पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे औपनिवेशिक राजनीति का वन पे क्या प्रभाव पड़ा। पिछले क्लास में हमने औपनिवेशिक राजनीति का कृषि पर प्रभाव को दर्शाया था। आज हम लोग वन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाएंगे। यह पेपर जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी यह टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक वन पर औपनिवेशिक राजनीति का प्रभाव। जब झारखंड में ब्रिटिशों का प्रवेश हो गया था, उसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिशों के आने के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वनों का ना तो व्यावसायिक दोहन शुरू हुआ, ना ही सरकारी हस्तक्षेप। वनवासियों के बार बार के विद्रोहों के कारण सरकार जंगल पर अपना अधिकार नहीं कर पाई थी, किंतु वनों पर सरकारी आधिपत्य स्थापित करने का लोभ ब्रिटिशों को था ही। इसलिए 1873 ईस्वी में भारत वन अधिनियम ब्रिटिश कानून के तहत पारित किया गया। इसके अंतर्गत वनों पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों को सीमित किंतु अक्षुण्ण बनाए रखा गया था। 1901, 1914, 1920 तथा 1927 ईस्वी में पारित संशोधनों के फलस्वरूप वनों पर सरकारी शिकंजा कसता गया और जनजातियों के अधिकार घटते चले गए। 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय वन नीति के फलस्वरूप वनों में ब्रिटिशकालीन जनजातीय विशेषाधिकार छूट मात्र बनकर रह गई। रैयतों को जंगल से वंचित किया जाने लगा। झूम खेती, वनों में पशुचारण तथा कृषि भूमि का विस्तार सभी प्रतिबंधित होते चले गए। परहिया, विरजिया और कोरबा जैसी वन उत्पाद आधारित जनजातियां अब प्रारंभिक कृषि पेशे को अपनाना शुरू कर दिया। केवल पहाड़ी कोरबा ही पूर्ण रूपेण वनों पर निर्भर रह पाई। इतना ही नहीं, अब वन नियमों का उल्लंघन करने के लिए आदिवासियों को जेल तक भेजा जाने लगा। ठेकेदारों की देखा देखी आदिवासी भी पैसे के लिए जंगलों को उजाड़ने लगे। इस तरह 1946-47 में 30 लाख रुपयों की लकड़ी अवैध रूप से जंगलों से निकाली गई। जंगलों में प्राय 50 लाख पशुओं के चरने से सालाना 1 लाख टन पशु चारा का नुकसान हो रहा था। लाह तथा तसर उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए। जंगलों से उत्पादित आदिवासी दैनिक मजदूरों के रूप में नगरों में काम करने के लिए बाध्य होने लगे।
उनके पारंपरिक कौशल एवं जीवन शैली में परिवर्तन आ चुके थे, क्योंकि वनों पर से उनका एकाधिकार समाप्त होने लगा। इसके पूर्व हम लोग चर्चा करेंगे कि 1890-91 में जब बंगाल नागपुर रेलवे का निर्माण हो रहा था और बंगाल नागपुर के लिए रेलवे का निर्माण और सिंहभूम में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ साल के भव्य जंगल थे जिनका काफ़ी तेजी से नष्ट कर दिया गया था। 1910 में सिंहभूम जिला के गजेटियर में इसका वर्णन किया गया है। रेलवे लाइनों के जाल के विस्तार के साथ ही जंगलों की कटाई बढ़ती चली गई। इसमें अंग्रेज और भारतीय गैर सरकारी ठेकेदारों ने भी जमकर जंगलों को लूटा। अंग्रेज शासक तो कानून को अपना हथियार बनाकर वो लूट का कार्य करते थे, सो उन्होंने इस लूट को लॉ में तब्दील कर दिया। जंगलों का एकाधिकार अपने हाथ में ले लिया। रेलवे की ज़रूरतों के मद्देनज़र कानून के जरिए जंगलों को सीमांकित कर उनमें से खास हिस्सों को रिजर्व फॉरेस्ट करार दे दिया गया। रिजर्व मीन्स आरक्षित। रिजर्व फॉरेस्ट के साथ बाकी बड़े एवं घने जंगलों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया। दोनों तरह के जंगलों को इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निजी नियंत्रण में सौंप दिया गया। उधर विश्व युद्ध के दौरान उन जंगलों पर कुल्हाड़ियों की मार और तेज हुई तथा वन ग्रामों में वास करने वाले आदिवासियों का विस्थापन होना प्रारंभ हो गया। मध्य पूर्व और अन्य युद्ध में मोर्चों के लिए जंगल की लकड़ी सहित वन्य पदार्थों का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा। वनों में रहने वाले आदिवासी समाजों पर जंगल के उत्पादों के उपभोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग गई। ग्रामीण आदिवासियों को जंगलों से हटा दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के जंगलों पर 1890-91 से ही कहर ढाना शुरू कर दिया था, जब खूट कट्टी अधिकार समाप्त किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुनान अपनी चरम सीमा पर था। झारखंड सहित पूरे देश में जारी विद्रोहों को दबाने के लिए सेना के तेज आवागमन की जरूरत थी। इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत के पास एक ही उपाय था, रेलवे का विस्तार। और इस रेलवे के विस्तार के लिए जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हुकूमत के क्षेत्र विस्तार एवं जंगल जमीन एवं स्थानीय उद्योगों पर नियंत्रण के साथ अंग्रेजों का व्यापार एवं लूट का धंधा दिन दुना रात चौगुना तेजी से चलने लगा। और यहाँ के ब्रिटिश हुकूमत के सामने रेलवे विस्तार को एक बड़ी तात्कालिक ज़रूरत के रूप में समझा जाने लगा, जिसके कारण वह भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकती थी और इस तरह यहाँ के जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। और यही परंपरा बाद तक अपनाई जाती रही। जंगलों के कटने से वन्य पशुओं की संख्या भी घट गई थी। उसका काफ़ी कुछ प्रभाव झारखंड के लोगों पर भी पड़ा। जंगल के कटने से वन्य पशुओं की संख्या भी घटी। आखेटक जातियाँ बंदर, गिलहरी तथा गीदड़ आदि छोटे पशुओं को ही नुकसान पहुंचाती थी। कभी कभी राजा महाराजा लोग बड़े पशुओं का आखेट करते थे,
किंतु ब्रिटिश काल में अंग्रेज पदाधिकारी और भारतीय अफसरों उनकी देखा देखी भारतीय अफसर वन्य पशुओं का भारी मात्रा में शिकार करने लगे। ऐसे लोगों में उनके अतिथि कक्ष बाघ, सिंह, हिरण आदि की खाल से सजने लगे। मोर, बत्तख, बाज, हिरण, हाथी, सांभर, चीतल जैसे सुंदर वन्य जीवों की संख्या भी असाधारण रूप से घटती चली गई। आम, जामुन, कटहल, केंदू, तार तथा पियार जनजातियों के लिए फल न होकर अतिरिक्त भोज्य पदार्थ थे। महुआ, सरई, कंदा आदि खाकर इन्होंने कई बड़े बड़े दुर्भिक्ष तथा संकटों को झेल लिया था। बेर, सेब तथा खुखरी इनके लिए मांस जैसी थी। इनकी जीवन शैली के अध्ययन से पता चलता है कि आदिवासियों का जीवन वनों से गहरा जुड़ा हुआ था। लकड़ी, बांस तथा पत्तों से इनके घर बनते थे। वन उत्पादों से ही वर्ष में वे 9 महीने अपना जीवन बसर करते थे। विवाह, भोज तथा आखेट भी जंगलों से ही संबंधित होते थे। बिजली, आवागमन के साधन, मिट्टी के तेल, अन्न, दवा तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं की कमी के कारण ये पत्तों, टहनियों, सूखी लकड़ियों से ईंधन का काम लेते थे। इनकी आवश्यकताएं चूंकि अत्यंत सीमित थी, इसलिए ये वस्त्र प्रक्षालन तथा स्नान वनों में बहने वाले झरनों में करते थे। इनकी आवश्यकताएं काफ़ी सीमित थी, इसलिए इनके घर कच्ची मिट्टी के बने होते थे। घरों को लीपने के लिए इनके लिए रंगीन मिट्टी भी जंगलों से ही आती थी। वन्य पशुओं का आखेट इनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। वस्तुतः जंगलों के प्रति प्रेम इनके जीवन में रचा बसा था। यहाँ तक कि प्रत्येक गांव में जंगल का एक टुकड़ा होता था जिसे जोहर कहते थे। यहाँ वे अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। वन पूजा इनके लिए परम स्वाभाविक बात थी, क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन वनों पर आधारित था। ब्रिटिश शासन ने जनजातीय जीवन में वनों के महत्व को समझ लिया था तथा वन की जो संपदा थी उसके आर्थिक पक्ष को यहाँ के अधिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत भलीभांति समझ चुकी थी। इसलिए सुरक्षित, संरक्षित तथा ग्रामीण वनों में घरेलू उपयोगों के लिए इनके अधिकार को स्वीकार करते हुए इन्हें खातियानों में दर्ज किया गया था। किंतु मुंडा, उरांव, संथाल आदि प्रमुख जनजातियां वन्य पशुओं के प्रति एवं विशिष्ट रागात्मक दृष्टिकोण रखती थी। उनकी कुछ किलियों के नाम पशुओं पर आधारित थे। इन पशुओं की हत्या वे पाप समझते थे। सेंद्रा कहे जाने वाले उनके सामूहिक आखेट उसी प्रकार के वन्य पशुओं के लिए नहीं थे। वे केवल उन्हीं पशुओं का आखेट करते थे जिनकी संख्या असीमित थी, जिनका मांस इन्हें पसंद था। झारखंड में प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाने वाला आखेट भी इसी परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। जनजातियां विशेषतः असुर जनजाति लकड़ी, कोयला आदि की प्राप्ति के लिए पेड़ काटती थी। इस तरह हम देखते हैं कि वनवासी जन्म से मृत्यु तक, ये जनजातीय आदिवासी जनजाति जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी प्रकार वनों से जुड़ा हुआ था। जंगल इनके लिए एक रहस्यमय
था, इसलिए सूर्योदय होते ही वे वन में प्रवेश करते थे और सर्वोत्तम वन देवी को एक टहनी अर्पित कर नमन करते थे। इनका पूरा जीवन वन से प्रारंभ होता था और वन पे ही में ही समाप्त होता था। वन से ही उनका जीवन चलता था, वन से ही उनकी रहन सहन, खान पान, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति थी। इसलिए स्वाभाविक है कि जंगलों के ह्रास का सर्वाधिक प्रभाव इन जनजातीय वन में रहने वाली जनजातियों पर पड़ा। विरहोर, परहरिया, कोरबा, विरजिया, असुर, पहाड़िया तथा खरिया जनजातियों पर ये प्रभाव सर्वाधिक पड़ा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जंगलों पर ही आधारित थी। धन्यवाद।